2 होगी। जैसे बच्चों ये डीएनए की स्टैंड है, ये डीएनए के दोनों स्टैंड है, ये स्टैंड तो ओल्ड स्टैंड, यहां से रेप्लिकेशन चालू हुआ था, साइड का नाम और आई साइड। अब यहां पर इस तरह से ये नई चेन बनानी है, ये नई चेन बननी है, तो जो नई चेन बनती है इसकी डायरेक्शन हमेशा, नई चेन बनने की डायरेक्शन हमेशा 5' to 3' होगी। मतलब जो न्यू चेन बनती है वो 5 to 3 बनती है। और आई साइड से इधर भी रेप्लिकेशन होता है और इधर भी रेप्लिकेशन होगा, यहां पर भी रेप्लिकेशन होगा, क्योंकि बच्चों डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए तो इधर भी था, तो इधर भी रेप्लिकेशन होता है। और आई साइड से दोनों डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होता है, और दोनों डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसको कहा जाता है बाई डायरेक्शन। तो रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शन प्रोसेस होती है। अब बात आती है जो नई चेन बनती है, इस नई चेन को बनाने वाला एंजाइम कौन सा होगा। नई चेन बनाने के लिए यहां पर मेन एंजाइम यूज किया जाता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। एक बात मुझे बताओ, अगर जबकि यूकैरियोट्स में ये 5 टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोट में जो 3 टाइप्स है उसमें पहला आता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अच्छा, इसका पूरा नाम दे तो यही होगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, फिर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, इस तरह से नाम दिए जाते हैं। अच्छा, ये 1 2 3 ये तो प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में 5 टाइप्स होते हैं, उसमें होता है जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इस तरह से अल्फा बीटा गामा इस तरह से चलती है। लेकिन आपको यूकैरियोट के डीएनए पॉलीमरेज से कोई मतलब नहीं है, हम उसको याद करने नहीं, अपने सिलेबस में नहीं है, समझो। पॉलीमरेज सेकंड लिस्ट रोल इन रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन में सबसे कम रोल रखता है। रेप्लिकेशन में कई एंजाइम का रोल है, जैसे हेलिकेस का भी रोल होता है, एसएस भी रोल होता है, टॉपवाइसोमरेज होता है, और भी आगे हम समझेंगे और भी एंजाइम काम में ले जाते हैं। लेकिन इन सब में सबसे मिनिमम रोल डीएनए पॉलीमरेज सेकंड का है, मतलब सेकंड का रोल रेप्लिकेशन में सबसे कम होता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, इसे कहा जाता है मेन एंजाइम फॉर रेप्लिकेशन, इसे इसीलिए रेप्लिकेस के नाम से भी जानते हैं। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को ही रेप्लिकेस भी कहा जाता है, यही रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम है। अच्छा, मेन एंजाइम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डीएनए की लंबी लंबी चेन बनाता है, तो इसलिए रेप्लिकेशन में मेन रोल इसका होता है। तो रेप्लिकेशन में मेन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है। प्रोकैरियोट में 3 तरह के पॉलीमरेज थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनमें से थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही लंबी चेन बनाने में यूज होता है। इन तीनों के क्या क्या फीचर है कंपेयर करते हैं। सबसे पहला फीचर 5' 3' पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है चेन फॉर्मेशन, मतलब चेन बनना, ये कहलाता है पॉलीमराइजेशन। अच्छा, चेन बनने से मतलब क्या होता है समझिएगा। जैसे मान लीजिए बच्चों ये डीएनए की एक स्टैंड है, अब हमें यहाँ पे फर्स्ट की बात करें तो ये भी चेन का फॉर्मेशन कर सकता है, सेकंड भी कर सकता है, थर्ड भी कर सकता है, मतलब तीनों ही चेन बना सकते हैं। लेकिन खास बात डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ये शॉर्ट चेन का फॉर्मेशन करता है, मतलब छोटी चेन बनाना हो तो उसके लिए बेस्ट है, छोटी चेन बनाना हो तो उसके लिए बेस्ट है। तो कहीं पर गैप को फिल करना है, छोटी चेन बनाना है, तो वहाँ ये काम आता है, इसलिए इसको गैप फिलिंग एंजाइम भी कहते हैं। क्लियर। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड ये भी छोटी चेन बनाता है। अच्छा, थर्ड का काम आता है फॉर्म लॉन्ग चेन। बहुत आलसी है, इसको तो आप भूल जाए, यानी इतना याद रखो, छोटी चेन बनाने के बारे में पूछा जाए तो फर्स्ट, और लंबी चेन बनाने के बारे में पूछा जाए तो थर्ड। क्लियर। अब बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आरएनए प्राइमर को कौन रिमूव करता है, तो आरएनए प्राइमर को रिमूव केवल फर्स्ट करता है, सेकंड और थर्ड ये आरएनए प्राइमर को रिमूव नहीं कर सकते, इनमें आरएनए प्राइमर को रिमूव करने की पावर नहीं होती है। क्लियर। अगले नंबर पे आता है, ये बाकी बात में समझेंगे, आरएनए प्राइमर क्या चीज है बाद में सिखाएंगे। डीएनए रिपेयर। रिपेयर से मतलब होता है कि कहीं कोई मिस्टेक हो जाए, कहीं कोई गलती हो जाए तो उस गलती को ठीक करना, ये डीएनए रिपेयर कहलाता है। जैसे आप बच्चों इस तरह समझ सकते हैं, अगर मैंने आपको डीएनए की एक स्टैंड दी और एक गलती क्या हुई कि जी के सामने आना तो सी चाहिए था, जी के सामने यहां पर आना सी चाहिए था क्योंकि जी का कॉम्प्लीमेंट सी है, लेकिन यहां पर आ गया ए। अब इस जगह पर मिस्टेक हो गई, मिस्टेक हो गया, यानी यहां से इस ए को हटा के करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है। ये काम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है, सेकंड भी कर सकता है लेकिन मेन रोल फर्स्ट का होता है। अब फर्स्ट क्या करता है, इस गलत न्यूक्लियोटाइड को हटाएगा, यहां से हटा दिया, और जो करेक्ट न्यूक्लियोटाइड है अब उसको लगाएगा। तो गलत को हटा के करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को यहां टेस्ट करने का काम ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट भी कर सकता है, सेकंड कर सकता है, लेकिन मेन फर्स्ट, यानी फर्स्ट मेन काम करता है। तो कई बार कहा जाता है रिपेयर का मेन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, ये रिपेयर का काम ये थर्ड वाला नहीं कर सकता। रिपेयर फर्स्ट सेकंड कर सकते हैं, थर्ड नहीं कर सकते। एक बार फिर सुन लेना, आरएनए प्राइमर को रिमूव फर्स्ट करता है, सेकंड थर्ड नहीं, रिपेयर का काम फर्स्ट सेकंड कर सकता है, थर्ड नहीं। नेक्स्ट आता है 5' 3' एक्सोन्यूक्लियस। दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस का मतलब होता है जैसे बच्चों ये डीएनए है, ये डीएनए यहां पर है, अगर इस डीएनए को बीच से कट करें, बीच से या यहां इंटरनली कट करें तो उसको कहा जाता है एंडोन्यूक्लियस। एंडो मतलब इनसाइड, तो अंदर से कट करने वाला एंडो होता है, जबकि यहां टर्मिनल से कट किया जाए, बिल्कुल टर्मिनल से, तो उसको एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं। यानी एंड से जो कट लगाता है उसको कहा जाता है एक्सो, और इंटरनली कट लगाता है उसको कहा जाता है एंडो। यहां पर हम बात समझने जा रहे हैं 5' 3' एक्सोन्यूक्लियस। तो पहले वर्ड क्लियर होना चाहिए, एक्सो मतलब टर्मिनल से कट करने वाला। जैसे इसको आप ऐसे समझिए, ये बच्चा आपके सामने एक डीएनए दिया है, अब यहां पर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आया, इसने क्या किया, यहां पर आकर इसको कट किया, इसको कट किया। अच्छा, पहले इसने एडेनिन को कट किया, फिर इसने थाइमिन को कट किया, ये ऐसे कट करता जा रहा है। डायरेक्शन बोलो बच्चों, एंड से कट कर रहा है मतलब एक्सोन्यूक्लियस, कौन सी डायरेक्शन 5 to 3, तो इसलिए बन गया 5' 3' एक्सोन्यूक्लियस। क्यों, समझ में आया, एंड से काटता है इसलिए एक्सोन्यूक्लियस, डायरेक्शन 5 to 3 फॉलो कर रहा है तो नाम बन गया 5' 3' एक्सोन्यूक्लियस कहा जाता है। अब बात आती है 5' 3' एक्सोन्यूक्लियस पावर किसके पास है। ये पावर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास है, यस है, लेकिन सेकंड और थर्ड के पास ये नहीं है, मतलब ये पावर केवल और केवल फर्स्ट के पास होती है। और इसी पावर की वजह से ये आरएनए प्राइमर को हटाता है। हम कहते हैं आरएनए प्राइमर को केवल फर्स्ट ही हटा पाता है, आरएनए प्राइमर को केवल फर्स्ट ही हटा पाता है क्योंकि इसके पास एक स्पेशल पावर होती है 5' 3' एक्सोन्यूक्लियस, और इसी पावर से ही ये प्राइमर को रिमूव करा पाता है। ये पावर सेकंड और थर्ड के पास नहीं होती, सेकंड के पास 5' एक्सोन्यूक्लियस। 3' एक्सोन्यूक्लियस का मतलब होता है, अच्छा यहां से कट लगा, यहां कट लगा, एंड से काट रहे हैं, बताओ एक्सो एंडो, एक्सो ये एंड से काटा मतलब एक्सोन्यूक्लियस, फिर इसको कट किया एक्सो, लेकिन ये डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं कौन सी 3' 5' एक्सोन्यूक्लियस। बात समझ में, ये पावर 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस पावर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के पास होती है। जो बात यहां समझे, क्लियर हुई। 5' 3' की एक कॉमन प्रॉब्लम है, तीनों की कॉमन प्रॉब्लम ये होती है कि ये तीनों ही कांट स्टार्ट रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं कर सकते। ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तीनों की प्रॉब्लम है, फर्स्ट हो सेकंड हो थर्ड हो, तीनों की कॉमन प्रॉब्लम है, रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं कर सकते। इसको बच्चों आप ऐसे समझिए, ये डीएनए की दोनों स्टैंड ओपन हो गई, इधर 3' है, इधर 5' है। अब यहां पर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड को बिठाया, फर्स्ट को भी बिठाया, सेकंड को भी बिठाया, थर्ड को भी बिठाया, तीनों को बुलाया गया, तीनों को बिठाया गया, और तीनों से कहा इन तीनों ने ही चेन बनाने से मना कर दिया, मतलब तीनों ने यहां चेन बनाने से मना कर दिया। तीनों का इतना सा कहना है कि हम यहां चेन तो बना सकते हैं, लेकिन यहां पर पहले कोई स्टार्ट करके दे दे, क्योंकि इन तीनों को यहां बैठने के लिए, यहां इस जगह पर यहां बैठने के लिए इन्हें एक बेस चाहिए होता है। मतलब इसको आप ऐसे समझिएगा, जैसे बच्चों मान लीजिए ये यहां पर स्टैंड है, अब यहां पर नई चेन बनानी नीचे की तरफ, अब नई चेन बनानी है तो यहां पर इनको बैठने के लिए एक बेस चाहिए होता है, यहां एक बेस चाहिए। अगर वो बेस ही नहीं है, अगर यहां बेस नहीं है तो ये बैठ नहीं पाते, क्योंकि उस बेस को होल्ड करके बाइंड होते थे और फिर ये चेन बनाते थे। यानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनको बैठने के लिए यहां पर एक बेस की रिक्वायरमेंट होती है, स्टार्ट करने के लिए एक बेस चाहिए। अब बात आती है ये बेस यहां पर कौन बना के दे, मतलब यहां पर बेस कौन बनाए, ये बात अब हमें समझिए। अगर यहां हमें बच्चों बेस बनाना है तो बेस बनाने के लिए यहां पर जरूरत पड़ती है एक स्पेशल एंजाइम जिसका नाम है प्राइमेज। प्राइमेज ये एक तरह का आरएनए पॉलीमरेज है, और यही आरएनए पॉलीमरेज आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करता है। यहां बैठ गया, और इस प्राइमेज ने आके बैठने के बाद यहां पर इसने ये आरएनए का प्राइमर बनाया, ये आरएनए का प्राइमर डेवलप किया, और आरएनए का जो प्राइमर कहलाता है, इसी को आरएनए का जो प्राइमर बना है, इसी की हेल्प से यहां रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है।
मतलब ये रेप्लिकेशन को स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करने के लिए प्राइमर चाहिए, और इस प्राइमर को बनाने वाला कौन सा एंजाइम है? प्राइमेज। करो स्टार्टिंग ऑफ रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है। एक बार फिर ध्यान सुनना क्या सीखा। अब ये डीएनए लाइगेज आकर इनको इस तरह से यहां पर ज्वाइन कर देता है, मतलब दो फ्रेगमेंट्स को इसे चिपकाना हो तो उनको चिपकाने में लाइगेज का रोल है, तो लाइगेज ज्वाइन डीएनए फ्रेगमेंट, इस तरह से नाम दिया गया। अच्छा, रेप्लिकेशन ज्वाइन करने वाला, अब डीएनए लाइगेज है तो डीएनए को ज्वाइन करेगा, आरएनए लाइगेज है तो आरएनए को ज्वाइन करेगा। नया न्यूक्लियोटाइड हमेशा ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में आता है। अब ये जो ट्राइफॉस्फेट आता है, इस ट्राइफॉस्फेट के यहां पर ड्यूअल फंक्शन होते हैं। ड्यूअल से मतलब ये टू फंक्शन परफॉर्म करता है। क्या ये है? ध्यान समझिएगा। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो आता है यहां पर ड्यूअल पर्पस करता है। ड्यूअल पर्पस मतलब होता है कि इसके टू फंक्शन है। इसमें पहला फंक्शन होता है एक्टिंग एज सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम, ये एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट कवर करते हैं। एंड सेकंड, प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन के लिए ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या मतलब, इसको और अच्छे से समझिए। जैसे आपको समझाने के लिए ये बच्चों यहाँ ट्राइफॉस्फेट है। ट्राइफॉस्फेट क्यों करें? क्योंकि इसमें 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल है। यहाँ जो शुगर है, ये शुगर डीऑक्सीराइबोज है, और डीऑक्सीराइबोज है इसलिए इसको लिखा गया डीऑक्सी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, शॉर्ट में इसको हम डीएटीपी लिख देते हैं। अब ये जो डीएटीपी आया है, ट्राइफॉस्फेट आया है, इस ट्राइफॉस्फेट पर एंजाइम वर्क करेगा। मतलब एंजाइम यहाँ पर आता है डीएनए पॉलीमरेज, और यही डीएनए पॉलीमरेज इसको करेक्ट करता है। आप लोग सभी जानते हैं एंजाइम जिस पे वर्क करता है उसको कहा जाता है सबस्ट्रेट। तो यहाँ ये एंजाइम है तो ये एक तरह से यहाँ पर बन जाएगा इसके लिए सबस्ट्रेट। तो ये ट्राइफॉस्फेट यहाँ पर सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, किसके लिए? एंजाइम के लिए। तो एक बात अच्छे से रखना, ट्राइफॉस्फेट का पहला फंक्शन एक्ट एज ए सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम, और एंजाइम का नाम पूछे तो डीएनए पॉलीमरेज। अच्छा, डीएनए पॉलीमरेज जब इस पे वर्क करता है तो इन दोनों फॉस्फेट, ये जो दोनों फॉस्फेट 1 और 2 है, इन दोनों फॉस्फेट के बीच का बॉन्ड ब्रेक करता है। अच्छा, जब बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर एडेनिन शुगर फॉस्फेट और ये 2 फॉस्फेट रिलीज हो जाते हैं। यहाँ पर ये जो 2 फॉस्फेट रिलीज हुए इन्हीं को कहते हैं पायरोफॉस्फेट। फिर ये पायरोफॉस्फेट के बीच का फॉस्फेट वाला बॉन्ड, ये जो बीच वाला बॉन्ड, ये ब्रेक होता है, और ये ब्रेक होकर फाइनली प्रोवाइड करता है एनर्जी। आप सभी जानते हैं एटीपी जब टूटेगा तो अल्टीमेटली एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर इस ट्राइफॉस्फेट ने अल्टीमेटली एनर्जी भी प्रोवाइड की। तो अगर हम कहें ट्राइफॉस्फेट के यहाँ पर ड्यूअल फंक्शन है, ड्यूअल से मतलब 2 फंक्शन है, उसमें फर्स्ट फंक्शन होता है कि ये ट्राइफॉस्फेट इस एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट का काम करता है, और सेकंड फंक्शन ये ब्रेक होकर फाइनली क्या देता है? एनर्जी, और यही एनर्जी रेप्लिकेशन में यूज होगी, पॉलीमराइजेशन में यूज होती है। इस बात को हम और अच्छे से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। आपको समझाने के लिए बच्चों यहाँ पर डीएनए के तो इधर भी एप्लीकेशन होता है, और इस साइड से इधर भी एप्लीकेशन किया जाएगा और इधर भी एप्लीकेशन किया जाएगा, मतलब दोनों डायरेक्शन में एप्लीकेशन होता है। तो आप लोग याद रखना, रेप्लिकेशन बाय डायरेक्शन प्रोसेस है। हाँ, हम समझते केवल एक ही डायरेक्शन में, समझेंगे केवल एक डायरेक्शन में, लेकिन सेम प्रोसेस इधर भी हो रही होगी। आपको समझाने के लिए केवल एक डायरेक्शन आपको समझा रहे हैं, लेकिन होगा ये बाय डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ पर 3 डैश है, अगर मैं यहाँ पर डॉट लगाऊं और यहाँ पर डॉट लगाऊं, सोच के बताना, यहाँ 3 डैश है तो यहाँ पर उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या जाएगा? 5 डैश, और यहाँ 5 डैश है तो कॉम्प्लीमेंट्री 3 डैश। एक बात दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लीजिए, जब भी नई चेन बनती है डायरेक्शन हमेशा 5 डैश टू 3 डैश ही होती है। अच्छा, 5 to 3 क्या होता है इसके बारे में समझेंगे भी, कैसा क्यों होता है। अभी ध्यान दीजिए, नई चेन जब भी बनेगी हमेशा 5 to 3 बनेगी। अच्छा, इधर 5 है तो इधर जो होगा 3 होगा, मतलब यहाँ ऐसे नई चेन बना सकते हो। यहाँ पर देखो 3 डैश, यहाँ डॉट लगाता तो यहाँ बनता 5 डैश, और हम सोचे कि ऐसे चेन बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कभी भी 3 to 5 चेन नहीं बनेगी, होता है। और ये बात हमेशा रख लो, चाहे हम डीएनए की चेन बनाएं, आगे जब हम आरएनए की चेन बनना समझेंगे तब भी यही बात अप्लाई होगी। चाहे डीएनए बनाओ चाहे आरएनए बनाओ, नया तो हमेशा 5 to 3 ही बनता है, डबल फंक्शन करेगा। ड्यूअल फंक्शन मतलब ये है कि ट्राइफॉस्फेट पर सबसे पहले ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो आपको दिखाई दे रहा है, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम स्पेक्ट करता है। डीएनए पॉलीमरेज स्पेक्ट करता है, और स्पेक्ट करता है एंजाइम जिस पे एक्ट करता है, क्या कहलाता है? सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर ये डीएटीपी इस एंजाइम के लिए एक तरह से सबस्ट्रेट का काम करेगा। तो पहला काम सबस्ट्रेट की तरह काम किया। जब ये यहाँ पर इसको करेक्ट करेगा तो यहाँ से 2 पीपी अलग होंगे, ये 2 पीपी अलग होंगे जिसको कहेंगे हम पायरोफॉस्फेट। ये 2 पीपी यहाँ से अलग हुए, फिर ये पायरोफॉस्फेट टूटेगा, इससे मिलेगी एनर्जी, और उसी एनर्जी से यहाँ पर जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये इस फॉस्फेट के साथ यहाँ बॉन्डिंग करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर इस तरह से ये बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा, ये बॉन्ड बनाने में यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हुई वही यूटिलाइज कर ली गई। तो मुझे बताइए, यहाँ ट्राइफॉस्फेट ने एनर्जी भी तो दी, तो इसने 2 फंक्शन किए। पहला फंक्शन एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट की तरह काम करना, और सेकंड फंक्शन एनर्जी प्रोवाइड करना। अच्छा, जैसे इनके बीच में बॉन्ड ना, अब इस शुगर का यहाँ पर OH फ्री रहेगा। OH फ्री रहेगा मतलब ये फिर से वही 3 डैश होगा क्योंकि फॉस्फेट 5 पे जुड़ता है, OH फ्री रहेगा। अच्छा, इधर 5 डैश है इधर 3 डैश है, चेन बनने की डायरेक्शन हमेशा 5 to 3 की रखनी पड़ती है, और 5 to 3 करते 3 का ऑक्सीजन इसलिए फ्री रखना पड़ता है ताकि ये फिर नेक्स्ट वाले पे अटैक कर सके, इसका लोन पेयर नेक्स्ट पे अटैक कर सके, ताकि आगे की तरफ कंटिन्यू चेन बने। यानी लास्ट वाले का हमेशा OH फ्री रहेगा मतलब 3 डैश होगा। चेन बनने की डायरेक्शन हमेशा देखना 5 to 3 ही होती है, और 5 to 3 क्यों होती है? रीजन समझ में आया? 3 को फ्री रखना क्योंकि इसी का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट पे अटैक करेगा ताकि ये चेन कंटिन्यू बनती जाए। एक स्टेप और समझते हैं। अगर इस पुरानी चेन में यहाँ पर आपको पुरानी चेन के अंदर साइटोसिन है तो नई चेन के अंदर यहाँ पर आएगा ग्वानिन, लेकिन ये ग्वानिन यहाँ पर अकेला नहीं आता। इस ग्वानिन के साथ यहाँ शुगर है और 3 फॉस्फेट है, मतलब एक तरह से ये डीजीटीपी की फॉर्म में आया। अब ये डीजीटीपी ड्यूअल फंक्शन करेगा। पहला फंक्शन एंजाइम स्पेक्ट करता है, मतलब ये सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा। यहाँ से 2 फॉस्फेट रिलीज होंगे जो एनर्जी देंगे, सबस्ट्रेट की तरह भी काम कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और वही एनर्जी से अब इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉस्फेट पे अटैक करेगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनता जाएगा। फिर इस शुगर का यहाँ का OH फ्री रहेगा, OH फ्री रहेगा मतलब ये 3 डैश, मतलब चेन बनने की डायरेक्शन 5 to 3, और 3 को फ्री क्यों करें? ताकि इसका लोन पेयर फिर नेक्स्ट पे अटैक करते जाए, तो इस तरह से चेन कंटिन्यू बनेगी। बस यहाँ पर क्या कर दिया? ओपन करने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम लगाया, नाम बोलो, जो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता जा रहा है, नाम बोलो उसका हेलिकेस। ये जो स्मॉल ओपनिंग है जहां हेलिकेस काम कर रहा है, इसी पार्ट को नाम दिया जाता है रेप्लिकेशन फोर्क। मतलब यहां पर हेलिकेस काम कर रहा है, ये जो स्मॉल ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है, इस स्मॉल ओपनिंग का नाम दिया जाता है रेप्लिकेशन फोर्क। ये हेलिकेस आगे की तरफ चलता जाएगा, यानी ये फोर्क आगे की तरफ चलता जाएगा, आगे के हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते जाएंगे। जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे दोनों स्ट्रैंड अलग होती जा रही है। आप देख रहे हैं ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड ऐसे सेपरेट होती जा रही है, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होती जा रही है। अच्छा, इस स्ट्रैंड में यहां पर समझाने के लिए इधर ले लिया 3 डैश, तो इधर होगा 5 डैश। बहुत ध्यान से समझना, नई चेन झपलो में आती है कि यहां पर भी तो नई चेन बनानी पड़ेगी, मतलब ये ओल्ड स्टैंड है तो इस ओल्ड स्टैंड से यहां पर भी तो नई चेन बनानी पड़ेगी। अब बात आती है नई चेन कैसे बनाए। नई चेन बनाते टाइम ध्यान दीजिए, इधर तो 3 डैश है, अब इसका 5 डैश निकाले तो बच्चे क्या सोचते हैं कि सर यहां 3 डैश है तो इसका 5 डैश यहां होगा, तो 5 to 3 उधर से चेन बनाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बच्चों इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर यहां से चेन बनवानी है, यहां से चेन बनानी है तो इसके लिए इतने सारे हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं, और इतने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। सेल के पास एट अ टाइम इतनी एनर्जी नहीं होती कि पूरा डीएनए एक साथ ओपन हो जाए। ये पूरा डीएनए एक साथ खुल नहीं सकता क्योंकि इसको खोलने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, और सेल के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है, इसलिए सेल ने यहां पर समझदारी से काम किया। उसने क्या सोचा कि अगर यहां 3 डैश है तो यहां पर अगर डॉट लगाए तो यहां पर डॉट लगाए तो ये 5 डैश हो गया, अरे इधर 3 डैश है तो यहां डॉट लगाएंगे तो 5 डैश हो जाएगा। अब 5 to 3 इधर तो इतनी छोटी चेन बना सकते हैं, अरे यहां तो बना सकते हैं, लेकिन यहां पर सबसे पहले वही बेस तैयार करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर पहले से कोई चेन नहीं है, तो सबसे पहले यहां पर भी ये आरएनए का टुकड़ा बनाना, बोलो आरएनए प्राइमर, और फिर आरएनए प्राइमर बनने के बाद यहां पर ये चेन ऐसे बनाते हैं, मतलब यहां 5 to 3 ये इतना छोटा टुकड़ा बनेगा। बच्चों के दिमाग में बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, ऐसे बेस बना हुआ है, पहले से चेन बनी हुई है, तो क्यों ना इसी बेस को ही आगे की तरफ कंटिन्यू कर ले, मतलब यहां बार-बार प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं है, और इसी बेस को कंटिन्यू करके यहां पर ये चेन लगातार बनती जाएगी, और डायरेक्शन आप देख रहे हैं 5 to 3 वही 5 to 3 बनता जा रहा है, तो 5 to 3 यहां पर ये चेन लगातार बनती जाएगी। इसमें प्राइमर केवल एक ही बार स्टार्टिंग में लगेगा, बार-बार इसको फिर कंटिन्यू आगे की तरफ बनाते चले जाएंगे। अच्छा, इधर तो नई चेन बना ली,
अब प्रॉब्लम वापस इसी के साथ आती है। प्रॉब्लम तो इस क्वेश्चन में यहाँ ये चेन बनानी है, इधर से बनानी है। अब यहाँ चेन बनानी है, ध्यान से बताना क्या यहाँ पहले से कोई बेस है? नहीं है। और जब पहले से कोई बेस नहीं है, यहाँ पहले से कोई बेस नहीं है, तब तो फिर प्राइमर लगाना पड़ेगा, मजबूरी है। यहाँ प्राइमर लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले ये प्राइमर आके जुड़ा, ये 5 डेशन पर से प्राइमर आके जुड़ गया। प्राइमर जुड़ने के बाद अब इतने से पार्ट में ये एक छोटी सी चेन यहाँ बन जाएगी, वही 5 to 3 इधर चेन बनती जाएगी। मतलब पहले ये इतना बना, इतना पार्ट खुला, तो फिर इतना बना, मतलब इसको टुकड़ों टुकड़ों में बनाते हैं। बहुत ध्यान से समझना, ये वाला पार्ट पहले इतना बनता है, फिर इतना बनता है, फिर ये थोड़ा खुलेगा तो फिर थोड़ा बनेगा, ये थोड़ा थोड़ा करके बनता जाता है। जबकि ये चेन तो लगातार कंटिन्यू बनती जाएगी, यानी एक चेन कंटिन्यू बनेगी और एक चेन से डिसकंटिन्यू मतलब पड़ता है कि एक तो डायरेक्शन 5 to 3 रखना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम डायरेक्शन है, डायरेक्शन हमेशा 5 to 3 रखना है। अगर इस डायरेक्शन का चक्कर नहीं होता तो इधर 3 to 5 इधर लगातार बनाते चले जाते हैं, लेकिन हमें डायरेक्शन पॉलीमराइजेशन की 5 to 3 रखना होता है, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके बनाया गया। और सेकंड रीजन आता है, पूरा डीएनए एक साथ ओपन नहीं हो पाता, क्योंकि इस पूरे डीएनए को एक साथ ओपन करने के लिए बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, और इतने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। इतनी एनर्जी सेल के पास एट अ टाइम नहीं होती है, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके बनते हैं। फिर ये हेलिकेज यहाँ जो बैठा हुआ है थोड़ा आगे जाएगा, ये लगातार बनता जाएगा, फिर इसमें छोटा टुकड़ा बनाएंगे, मतलब ये लगातार बनता जाएगा और इसको टुकड़ों टुकड़ों में बनाते हैं। ऐसे कंटिन्यू बनती जा रही है। बहुत ध्यान सुनिए, जो स्टैंड से कंटिन्यू बनती जा रही है, इस स्टैंड को नाम दिया जाता है लीडिंग स्टैंड या कॉन्टिन्यूअस स्टैंड। लीडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि लीड करता जा रहा है, कंटिन्यूअस मतलब लगातार बनता जा रहा है, तो ये स्टैंड हो जाएगी लीडिंग और कंटिन्यूअस स्टैंड। क्लियर? ये तो लीडिंग हो जाएगी। इस वाले स्टैंड को छोटे छोटे टुकड़ों में बनाया तो ये स्टैंड कहलाती है लेगिंग या डिसकंटिन्यूअस स्टैंड, या इसी को एक नाम दिया जाता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ओकाजाकी एक साइंटिस्ट है, उन साइंटिस्ट ने बताया था कि इसमें चेन कैसे बननी चाहिए, तो उन्हीं के नाम पे दिया गया ओकाजाकी फ्रैगमेंट। तो यहाँ दो तरह के स्टैंड है, एक है लीडिंग और एक है लेगिंग। दो डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। अब बताओ जिस डायरेक्शन में ये फोर्क जा रहा है, लीडिंग लीडिंग की बात कर रहा हूं, लीडिंग सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन, अवे डायरेक्शन। आप देखोगे फोर्क ऊपर की तरफ है तो ये भी तो ऊपर ही जा रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्क होता है लीडिंग की डायरेक्शन सेम वही रहती है। लीडिंग में आ चुका है क्वेश्चन, ध्यान सुनना, जिस डायरेक्शन में फोर्क है लीडिंग उसी डायरेक्शन में होगा। तो बात आती है फिर लेगिंग कहां बनेगा? बताओ फोर्क तो ऊपर है और लेगिंग ऐसे बनता है, अपोजिट डायरेक्शन देखिए आप, ये ऐसे बनता जा रहा है तो ये अपोजिट डायरेक्शन बनता जाएगा, यानी फोर्क अगर फॉरवर्ड है तो यहां पर लेगिंग स्टैंड उससे अवे बनती जाएगी। ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ध्यान समझिएगा। जिस डायरेक्शन में फोर्क लीडिंग उसी डायरेक्शन बनता है, जबकि लेगिंग उससे अवे डायरेक्शन बनता है, जो बात ओल्ड स्टैंड को कहा जाता है। ओल्ड मतलब पुरानी स्टैंड। अब आप देखो ये जो ब्लैक कलर से दिखाई दे रही है ओल्ड है, और ये हल्की सी जो ब्राउन कलर की दिख रही है न्यू है, मतलब ये तो हो गई ओल्ड और ये हो गई न्यू। अब बताओ टेम्पलेट किसको कहेंगे? ओल्ड स्टैंड। टेम्पलेट मतलब ओल्ड स्टैंड को, और ये हल्की सी ब्राउनिश कलर की बन जाएगी न्यू। तो ये जो ब्लैक कलर की स्टैंड है इसको भी यहां पर कहेंगे टेम्पलेट। लेकिन इस टेम्पलेट की डायरेक्शन फोर्क ऊपर जा रहा है तो टेम्पलेट की डायरेक्शन 5 dash to 3 dash, तो 5 to 3 पोलैरिटी वाली अगर टेम्पलेट स्टैंड है तो इससे हमेशा लेगिंग बनता है। किससे लीडिंग बनता है, किससे लेगिंग बनता है, ये पॉइंट अपनी एनसीईआरटी में लिखा है। पॉइंट प्लेट टेम्पलेट मतलब ओल्ड स्टैंड। अगर टेम्पलेट 3 to 5 है, टेम्पलेट 3 to 5 है तो इससे हमेशा लीडिंग स्टैंड बनेगी, और अगर टेम्पलेट 5 to 3 है तो इससे हमेशा लेगिंग या डिसकंटिन्यूअस स्टैंड बनती है। तो कि डीएनए में हर जगह आरएनए आ जाएगा, तो इसका मतलब इस प्राइमर को कहीं ना कहीं रिमूव करने की जरूरत है। एंजाइम आना चाहिए दिमाग में, प्राइमर को रिमूव करना है। कौन सा एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो अब यहां पर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आता है, और यही डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यहां से इस प्राइमर को हटाता है। यहां से मतलब इस पे आएगा और यहां से ऐसे करके इस प्राइमर को हटा देगा, मतलब यहां से ये प्राइमर को हटा देगा, यहां से भी प्राइमर को हटा देगा, यहां से भी प्राइमर को हटा देगा। आप देख रहे हैं हर जगह से प्राइमर को हटा दिया गया, और प्राइमर हटाना बहुत जरूरी है क्योंकि आरएनए का बना है, तो हर जगह से प्राइमर हटाया गया। और प्राइमर को हटाने वाला एंजाइम कौन सा होगा? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और उसी फर्स्ट ने यहां पर हर जगह प्राइमर हटा दिया, प्राइमर तो हट गया। अब सबसे मेन बात, प्राइमर तो हट चुका है, अब यहां पर गैप भरनी है। गैप फिल करनी है मतलब छोटी चेन बनानी है। अब बात आती है छोटी चेन कौन बनाए? छोटी चेन बनाने के लिए दो एंजाइम थे, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड सेकंड, लेकिन मैंने कहा था मेन तो फर्स्ट ही है। तो यहां इसमें गैप को फिल करना है, छोटी चेन बनाना है, तो यहां छोटी चेन बनाने वाला भी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ही होगा। मतलब यही डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यहां पर एक छोटी चेन एक गैप बनाता है। ये डीएनए की चेन बनाई जाती है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज बना रहा है। अच्छा, यहां डीएनए पॉलीमरेज ने छोटी चेन बनाई, इधर भी जहां जहां आपको ये गैप दिखाई दे रही है, ये गैप दिखाई दे रही है, इस गैप में भी यहां पर भी छोटी चेन बनाई, यहां पर भी ऐसे छोटी चेन बनाई, और ये बनाने वाला डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होगा। ये डीएनए का है, मतलब ये आरएनए नहीं, ये डीएनए की छोटी चेन बनाई। ये चेन बनाने का काम किसने किया? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, यानी दोनों काम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है। यहां से प्राइमर को हटाने वाला भी कौन था? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और छोटी चेन बनाने वाला भी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ही, दोनों काम ही करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यहां चेन तो बना देता है, लेकिन ये पुरानी चेन और इस वाली चेन को आपस में ज्वाइन नहीं कर पाता। क्वेश्चन, दोनों को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करने के लिए फिर एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। बात आती है ज्वाइनिंग एंजाइम कौन है? तो यहां ज्वाइन करने वाला एंजाइम आप बताइए, ज्वाइन करने वाला एंजाइम सभी जानते हैं, डीएनए लाइगेज। तो यहां डीएनए लाइगेज आता है, और यही डीएनए लाइगेज अब यहां पर इनको ऐसे यहां पर ऐसे ज्वाइन कर देता है, ऐसे यहां पर चिपका देता है। ये डीएनए लाइगेज आएगा और इसको यहां पर ऐसे ज्वाइन करा देगा। अच्छा, सेम एक इसमें नहीं होता है, 50% तो ओल्ड ही कंजर्व है, इसलिए नाम दिया गया था सेमी कंजर्व आता है रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन में एक स्टैंड हमेशा ओल्ड रहेगी, आप देख रहे हैं, एक तो ये ओल्ड ही है और एक इसमें नहीं होता है। 50% तो ओल्ड ही कंजर्व है, इसलिए नाम दिया गया था सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होती है। इसमें कुछ खास क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए किसने क्या काम किया? यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना है, कौन सा एंजाइम? हेलिकेज। जब ये आगे जाएगा तो यहां पर दोनों को रीजॉइनिंग से रोकने वाला एसएसबी, आगे की तरफ सुपर कोलिंग रोकना है, टोपोआइसोमरेज। प्राइमर बनाना है, प्राइमेज। यहां पर ये लीडिंग स्टैंड बनानी है, लेगिंग बनानी है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। प्राइमर हटाना है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। गैप फिल करनी, प्राइमर की जगह गैप फिल करनी है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। एंड को चिपकाना है, लाइगेज। तो मुझे बताओ इस एप्लीकेशन में क्या केवल डीएनए पॉलीमरेज का ही रोल है? नहीं, डीएनए पॉलीमरेज के साथ साथ इसमें एडिशनली कई सारे एंजाइम, कई सारे प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। यानी डीएनए पॉलीमरेज अकेला सोचे कि मैं अकेला ही रेप्लिकेशन कर दूं, ये पॉसिबल नहीं होता। इस रेप्लिकेशन प्रोसेस है सेमी कंजर्वेटिव है, जानते हैं सभी। बाय डायरेक्शनल है, क्योंकि ओआरआई साइड से दोनों डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होता है, और दोनों डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होता है, इसका मतलब ये चलेगी बाय डायरेक्शनल प्रोसेस। तो बाय डायरेक्शनल प्रोसेस होती है। इक्वलाई की बात करें, इक्वलाई में आपको ड्यूरेशन बताना है। सबसे पहले सेल डिवीजन, तो इक्वलाई की सेल का डिवीजन का टाइम होता है 20 मिनट्स, लेकिन अगर इसमें रेप्लिकेशन के टाइमिंग की बात की जाए तो रेप्लिकेशन का टाइम होता है 80 मिनट। कुछ एनसीईआरटी में हम मिस्टेक है, कुछ एनसीईआरटी में रेप्लिकेशन के टाइम 38 मिनट दे रखी है, जो गलत है। नई एनसीईआरटी में सब में यहाँ 18 मिनट ही आ रहा है, तो बच्चों उसमें 18 मिनट याद रखना। तो इक्वल 0.6 × 10⁶ इतने बेस पेयर है, और ये बेस पेयर कितने मिनट में रेप्लिकेट हुए? 18 मिनट में। मतलब 18 मिनट में पूरा डीएनए रेप्लिकेट कर जाएगा, इतने बेस पेयर रेप्लिकेट कर जाते हैं। अब मैं आपसे पूछूं 1 सेकंड में, 1 सेकंड में
तो फिर कितने बेस पेयर जुड़े होंगे? अगर हम एक सेकंड में निकाले तो एक सेकंड में एक डायरेक्शन में, बाई डायरेक्शन थी, एक डायरेक्शन में अगर हम निकाले तो टोटल 2000 बेस पेयर इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में 2000 बेस पेयर जुड़ेंगे। यानी रेप्लिकेशन में जरा सोचिए, एक सेकंड में 2000, ये डीएनए है, और यहां पर 1 सेकंड में 2000, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे 2000 जुड़ रहे हैं। मतलब एक सेकंड में 2000 बेस पेयर जुड़ जाते हैं, यानी बहुत ही फास्ट होती है। अरे सेकंड तो देखते ही हो जाता है, और देखते ही 2000 बेस पेयर जुड़ते हैं, मतलब ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होती है। अच्छा, फास्ट के साथ साथ एक्यूरेसी भी होती है। ऐसा नहीं कि यहां फास्ट जोड़ना है तो कुछ भी जोड़ते चले जाए, यानी रेप्लिकेशन में फास्ट के साथ साथ एक्यूरेसी होना भी बहुत जरूरी है। तो रेप्लिकेशन में सबसे मेन पॉइंट, एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन कितना होता है? तो 2000 होता है, यानी एक सेकंड में 2000 बेस पेयर जुड़ते हैं, और रेप्लिकेशन बहुत ही फास्ट एंड एक्यूरेट प्रोसेस होती है। फास्ट होती है, एक्यूरेसी के साथ होती है। क्लियर? एक सबसे मेन पॉइंट, अगर बच्चों सेल डिवीजन के टाइम पर रेप्लिकेशन तो हो जाए, आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन सेल डिवीजन अगर फेल हो जाए तो इससे पॉलीप्लॉइडी आ जाती है। अच्छा, ये पॉलीप्लॉइडी कैसे आ जाती है, इस बात को आप थोड़ी देर ध्यान से समझिएगा। अगर हम यहां वर्ड याद रखना, कोल्चिसिन। अच्छा, कोल्चिसिन क्या करता है? यहां जो कोल्चिसिन आता है, ये कोल्चिसिन मेटाफेज में डिवीजन को फेल कर देता है, और जब मेटाफेज में सेल डिवीजन फेल हो जाता है, इसी से एक कंडीशन अराइज होती है, इसको नाम दिया जाता है पॉलीप्लॉइडी। यानी पॉलीप्लॉइडी क्यों हुआ, एक बार फिर समझना। पॉलीप्लॉइडी इसलिए हुआ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, रेप्लिकेशन के फेल होने की वजह से नहीं। अरे रेप्लिकेशन तो परफेक्ट हुआ है, रेप्लिकेशन तो परफेक्ट हुआ, उसके बाद ये जो सेल डिवीजन ये फेल हो गया। किसने फेल किया? कोल्चिसिन। कोल्चिसिन बच्चों स्पिंडल फाइबर नहीं बनने देता है, और जब स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा तो प्रॉपर सेल डिवाइड नहीं कर पाती, और इसी से पॉलीप्लॉइडी अराइज हो जाती है। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, पॉलीप्लॉइडी इसलिए आती है क्योंकि रेप्लिकेशन गड़बड़ हो जाता है। नहीं, अरे पॉलीप्लॉइडी में रेप्लिकेशन तो परफेक्ट है, रेप्लिकेशन तो ओके है, सेल डिवीजन फेल हो गया, और ये फेल किसने किया? तो कोल्चिसिन। आपके एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा पॉइंट लिखा है कि एनी फेल्यूर इन सेल डिवीजन आफ्टर रेप्लिकेशन रिजल्ट इनटू पॉलीप्लॉइडी, मतलब सेल डिवीजन फेल हो जाए रेप्लिकेशन के बाद तो इससे पॉलीप्लॉइडी अराइज होती है। ये जो स्पेशल पॉइंट है ध्यान रखिएगा।